हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट सीबीसीएस के द्वारा जारी किए गए 4 वर्षीय ग्रेजुएशन कोर्स में अपना नामांकन लिए हैं और अभी दोस्तों यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देने वाले हैं बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप लोगों के लिए आज की क्लास बेहद ही इंपॉर्टेंट है यदि आपने मेजर पेपर या फिर माइनर पेपर में हिस्ट्री यानी कि इतिहास रखा है। क्योंकि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग मेजर पेपर और माइनर पेपर हिस्ट्री के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। आज के इस क्लास में टोटल 15 क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन यह सिर्फ 15 ही क्वेश्चंस नहीं होगा। हर क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताते चलूंगा जिसे आपको नोट कर लेना है। हो सके एग्जाम में प्रश्न वहां से बनाया जाए, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का कोई लिमिट नहीं होता है। इसलिए भाई साहब सभी फैक्ट्स को आप अच्छे से नोट करके जरूर याद कर लीजिएगा। यह आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट चौथा होगा। इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी 3 क्लास प्रोवाइड कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। हर क्लास जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। यदि आप पूरी क्लास को ध्यान से कर लेते हैं तो मैं पूरी गारंटी देता हूं कि आप पेपर की खोपड़ी में छेद करके जरूर आओगे। ठीक है भाई साहब, तो चलिए फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से प्रश्नों की तरफ रुख करेंगे। इससे पहले बस एक छोटा सा काम कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं आप, हमारी मेहनत के लिए एक छोटा सा सपोर्ट तो जरूर कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्तों का भी भला हो जाए। अब आइए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और बारी बारी से प्रश्नों को देखते हैं। टॉपिक हमारा अभी चेंज नहीं हुआ है, टॉपिक वही है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। आज की जो क्लास है भाई साहब प्राचीन भारतीय इतिहास की जो है आखिरी क्लास होगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आज के क्लास का, कहता है कि इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा किसकी देन है। देखिए इतिहास में जो है भौतिकवादी की अवधारणा जो है यह किसके द्वारा दिया गया। क्या वह कार्ल मार्क्स थे या फिर विंसेंट स्मिथ या फिर जेम्स मिल या फिर हेगेल। तो नोट करिएगा। देखिए अगर मैं बात करूं किसकी, तो भाई साहब भौतिकवादी अवधारणा की, तो इतिहास में यह अवधारणा किसके द्वारा दिया गया है, तो आप कहोगे सर कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जानते हैं। अगर मैं बात करूं कार्ल मार्क्स की, तो कार्ल मार्क्स का एक स्टेटमेंट नोट करिएगा जो कि आपसे पूछा जा सकता है। कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया कि संपूर्ण जो है, ठीक है, संपूर्ण मानव जो है भाई साहब, संपूर्ण मानव इतिहास को एक वर्ग संघर्ष का इतिहास बताया गया है। किसका इतिहास बताया गया है? संपूर्ण मानव इतिहास को एक वर्ग संघर्ष का इतिहास किसने बताया है, आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो आप कहोगे कार्ल मार्क्स के द्वारा बताया गया है। कार्ल मार्क्स को जो है भाई साहब मार्क्सवाद का जनक भी कहा जाता है। किसका जनक कहा जाता है? मार्क्सवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। ये 2 बातें याद रखिएगा। आगे देखिए यहां से मैं आपको बता दूं कि कार्ल मार्क्स का जो समाजवादी सिद्धांत है, कार्ल मार्क्स का जो साम्राज्यवादी सिद्धांत है, इसी साम्राज्यवादी सिद्धांत को ही कार्ल मार्क्स का मार्क्सवादी सिद्धांत कहा जाता है। इसलिए याद रखिएगा मार्क्सवाद का जनक जो है कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप मेरे बोलने के साथ ही कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसे जरूर रिवीजन करके याद कर लीजिएगा। बात करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विंसेंट स्मिथ कौन से दृष्टिकोण के इतिहासकार थे। बात करता हूं मैं विंसेंट स्मिथ की, तो विंसेंट स्मिथ जो थे भाई साहब यह साम्राज्यवादी इतिहासकार थे। कैसे इतिहासकार थे? साम्राज्यवादी इतिहासकार। अब देखिए अगर मैं बात करूं, देखिए यहां से एक प्रश्न बन जाता है। अगर मैं पूछ लूं आपसे कि साम्राज्यवादी के विज्ञान सम्मत, ठीक है, साम्राज्यवादी के विज्ञान सम्मत सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? साम्राज्यवादी के विज्ञान सम्मत सिद्धांत का जो प्रतिपादक था भाई साहब यह कौन था? तो आप कहोगे सर लेनिन था। कौन था? लेनिन के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया। यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, स्टार लगाइएगा, जो कि आपसे पूछा जा सकता है और पिछली क्लास में मैंने इस पर जो है थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहता है ऐत्रेय एवं कौशिकी ये जो है यह किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? वेदों की संख्या 4 है, जो कि आपका ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। अब इन चारों वेदों में से कौन सा ऐसा वेद है जिसका ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय या फिर कौशिकी है? तो याद रखिएगा ऐत्रेय और कौशिकी जो है यह ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। किसका? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन ग्रंथ, सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, तो याद रखिएगा आपसे पूछा जा सकता है कि शतपथ ब्राह्मण जो है यह किस वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है? तो आप कहोगे यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद की अगर बात कर लिया जाए तो आप कहोगे सर खडविंश जो है, खडविंश ब्राह्मण जो है यह किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो आप कहोगे सामवेद का है। और अथर्ववेद की अगर मैं बात करूं तो इसका एक लौता ब्राह्मण ग्रंथ है, वह है गोपथ। क्या है? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है यह क्या कहते हैं अथर्ववेद का जो है एकलौता ब्राह्मण ग्रंथ है। वैसे यजुर्वेद, सामवेद, इस सब के और भी कई सारे
ब्राह्मण ग्रंथ है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, मैं उस पर ही सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपका जो है अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन है पिंगल मुनि का ग्रंथ कौन सा है। पिंगल मुनि की बात करें, देखिए ये सभी के सभी क्या है, तो वेदांगों का भाग है। वेदांग कितने बताए थे भाई साहब मैंने आपको, वेदांगों की संख्या मैंने आपको 6 बताया था, जिसमें शिक्षा भी है, कल्प भी है, व्याकरण भी है, छंद भी है। तो यहां पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि वेदांग का वह कौन सा भाग है जो पिंगल मुनि के द्वारा लिखा गया है। तो आप कहेंगे सर पिंगल मुनि के द्वारा जो है छंद शास्त्र लिखा गया है। अब वहीं पर प्रश्न आगे और भी बनाए जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि पेपर में यही पूछ लिया जाए आपसे। आपसे पूछा जा सकता है कि वेदांग का भाग जो शिक्षा है, यह शिक्षा को किसके द्वारा लिखा गया, या जो कहा जाए कि शिक्षा ग्रंथ जो है यह किसका ग्रंथ है। तो आप कहोगे सर देखिए शिक्षा ग्रंथ जो है यह पाणिनि का, और फिर बात कर लिया जाए तो कात्यायन का, किसका, कात्यायन और पाणिनि का ग्रंथ है। कल्प की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो कल्प के संबंध में याद रखिएगा यह जो ग्रंथ है भाई साहब, यह ग्रंथ गौतम का है, या फिर कहे तो बोधायन का है। किसका है, बोधायन का है। चलिए आगे बात करते हैं व्याकरण। तो व्याकरण के संबंध में याद रखिएगा यह ग्रंथ जो है भाई साहब पाणिनि की है। किसकी है, पाणिनि का ग्रंथ है। ये सारे फैक्ट को आपको याद रखना है। कुछ भी पेपर में बने ना तो आप मेरी क्लास देखकर जाओ, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक भी नहीं छूटेगा। साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट है कि सर सब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चंस पर भी वीडियो बनाइए, तो ये ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दिया। आप प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, ठीक है। जब आप प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो मैं आपको जो है सभी के सभी गेस क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिया है, जो कि आपके पेपर में पक्का वहीं से पूछा जाएगा, उसके बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं 5वें क्वेश्चन पर। एक बार यार तुम लोग शेयर कर दो, ठीक है, अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ो, ताकि हमें भी मजा आए और आपको भी पढ़ने में मजा आए। जितने ज्यादा स्टूडेंट रहेंगे बहुत मजा आएगा, हमारा भी भला होगा और आपका तो मैं कर ही रहा हूं, ठीक है। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है यास्क ने रचना की। अब यहां पर ये सभी के सभी फिर से वेदांग ही हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ये सभी के सभी क्या है, वेदांग का भाग है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि वेदांग का वह कौन सा भाग है जो यास्क के द्वारा लिखा गया है। तो यास्क के बारे में बात कर लिया जाए तो निरुक्त जो है भाई साहब यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो निरुक्त जो है या यास्क जू के द्वारा लिखा गया है। यहां पर छोटा सा नाम सिर्फ यास्क दिया है, लेकिन इसका पूरा नाम जो है यास्क जू है, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा यास्क जू की रचना है भाई साहब निरुक्त। अब आइए यहां पर छंद के बारे में जान लेते हैं। सॉरी, छंद के बारे में तो अभी मैंने बताया छंद शास्त्र, ठीक है। छंद शास्त्र किसकी, तो भाई साहब पिंगल मुनि की रचना है। आइए बात करते हैं यहां पर निरुक्त की बात कर लेते हैं। देखिए निरुक्त के बारे में तो अभी बता दिया आपको कि किसकी रचना है, या यास्क की रचना है। अब मैं बात करता हूं यहां पर, एक और नोट करिएगा, ज्योतिष जो है इसमें छूटा हुआ है, ठीक है। ज्योतिष किसकी रचना है, ज्योतिष ये भी आता है किसमें, तो वेदांग के भाग में ही आता है। ज्योतिष जो है भाई साहब नोट करिएगा यह वराह मिहिर की रचना है। किसकी रचना है, वराह मिहिर। और इसके साथ साथ नोट करिएगा वराह मिहिर के साथ साथ आर्यभट्ट, ठीक है। इन दोनों की रचना क्या है, तो भाई साहब ज्योतिष है। चलिए फटाफट से हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका कहता है कि बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत मिलते हैं, यानी कि बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म का दार्शनिक सिद्धांत यह किस ग्रंथ में मिलता है, विनय पिटक में, या फिर सुत्त पिटक में, या फिर अभिधम पिटक में। ये तीनों जो है भाई साहब यह किसके अंतर्गत आता है, सबसे पहले जान लीजिए कि ये तीनों जो है यह त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है, या 3 पिटारे के नाम से जाना जाता है, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। अब इन तीनों ग्रंथों में अगर मैं बात करूं तो किसमें जो है दार्शनिक सिद्धांत मिलते हैं, तो दार्शनिक सिद्धांत जो है यह अभिधम पिटक में मिलता है। किसमें मिलता है, अभिधम पिटक में। बात करूं मैं विनय पिटक की, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विनय पिटक में किसका वर्णन किया गया है, तो देखिए जितने भी संघ है, संघ यानी कि समूह, ठीक है, या फिर कहे तो बौद्ध मठ में जो भी लोग रहा करते थे, बौद्ध मठ में जो भी लोग रहा करते थे, तो उन लोगों के रहने के लिए एक नियम बना होता था। उसी नियमों का संग्रह कहां पर मिलता है, तो विनय पिटक में मिलता है। सुत्त पिटक की अगर मैं बात करूं तो देखिए सुत्त पिटक में जो है यह भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा जो है, भगवान बुद्ध के द्वारा जो भी सिद्धांत दिए गए थे उन सिद्धांतों का संग्रह कहां पर मिलता है, तो उन सिद्धांतों का संग्रह जो है यह सुत्त पिटक में मिलता है। वहीं पर अभिधम पिटक में जो है यह दार्शनिक सिद्धांत मिलते हैं बौद्ध धर्म के। ये सारी बातें याद रखेंगे। चलिए अब यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जान लीजिए अभिधम पिटक से संबंधित। देखिए आपसे पूछी जा सकती है कि अभिधम पिटक जो है इसकी रचना किस बौद्ध संगीति काल में हुआ था, तो आप कहोगे सर तृतीय बौद्ध संगीति काल में जो है अभिधम पिटक की रचना हुई थी। यह तृतीय बौद्ध संगीति जो है भाई साहब कहां पर आयोजन हुआ था इसका, तो इसका आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। कहां पर हुआ था, पाटलिपुत्र में। किसके शासन काल में हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन, तो आप कहोगे सर अशोक के शासन काल में। किसके शासन काल में, अशोक के शासन काल में। देखिए कई सारे, एक प्रश्न और मैंने कई सारे प्रश्न आपको बता दिए,
इसलिए हर एक चीज को नोट कीजिए, समझिए कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, क्या बता रहा हूं, क्वेश्चंस आपके पेपर में कैसे कैसे आएंगे, हम उन सभी टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आपका 7वां प्रश्न देखिए, ऐसी क्लास आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा भाई, तुम खोज लेना बीए के लिए। ठीक है, इसलिए पढ़ लो, मन से पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो, जो कि आपके परीक्षा में काम आ जाए। क्वेश्चंस कहता है रामायण के रचयिता कौन है, स्टार लगाइएगा। रामायण की बात करूं भाई साहब तो देखिए, इसके संबंध में स्टूडेंट्स का कई सारा मत होता है। किसी का कहना होगा सर वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखा गया है, किसी के द्वारा कहा जाएगा कि भाई साहब तुलसीदास के द्वारा जो है रामायण लिखा गया है। लेकिन ध्यान से समझिएगा, रामायण की जो वास्तविक रचना है भाई साहब, यह वाल्मीकि के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? वाल्मीकि के द्वारा जो है रामायण की रचना की गई है। वाल्मीकि जो है, जिसे हम लोग आदि कवि के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं? वाल्मीकि को। याद रखिएगा, पूछी जा सकती है निम्नलिखित में से किस कवि को आदि कवि कहा जाता है? तो वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है। और देखिए यहां पर वेद व्यास की मैं बात करूं तो वेद व्यास की एक प्रसिद्ध रचना, याद रखिएगा, महाभारत किसकी रचना है? तो भाई साहब महाभारत की रचना वेद व्यास के द्वारा किया गया है। फिर अगर मैं बात करूं तुलसीदास की, तो नोट करिएगा, रामायण से ही एक रिलेटेड है रामचरितमानस। क्या है भाई साहब? रामचरितमानस। रामचरितमानस याद रखिएगा, रामचरितमानस जो है यह किसकी रचना है? तो आप कहोगे सर तुलसीदास की रचना है। सूरदास की एक रचना याद करिएगा, सूरसागर किसकी रचना है? तो सूरसागर यह किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। ये सारे इंपॉर्टेंट बिंदुओं को आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। 8वां प्रश्न। सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया आप लोग, फटाफट से लाइक कर दीजिए यार। इतनी शानदार मेहनत के साथ मैं आप लोगों के लिए क्लास ला रहा हूं, बट आप लोग जो है बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब मात्र जो है 30% लोग किए हैं। जितने विजिटर हैं उसमें से 30% लोग ही सब्सक्राइब किए हैं। 70% कहां है भाई आप लोग? आप इधर उधर घूमने की बजाय सब्सक्राइब कर लो। जितनी क्लास आ रही है जरूर करो, ऐसी क्लास आपको यूट्यूब पर नहीं मिलने वाली है। देखिए भाई साहब, क्वेश्चंस आपका क्या कहता है? आपका 8वां नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कि सत सहस्त्र संहिता कहा जाता है। यहां पर देखिए, क्या जो है सत सहस्त्र संहिता जो है, क्या रामायण को कहते हैं, या फिर महाभारत को, या फिर त्रिपिटक को, या फिर ऋग्वेद को? नोट करिएगा, यहां पर बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। देखिए बात करते हैं हम लोग सत सहस्त्र क्या कहते हैं संहिता की, तो यह जो है भाई साहब महाभारत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महाभारत को। रामायण को नोट करिएगा, रामायण को जो है क्या कहा जाता है? तो आदि काव्य कहा जाता है। रामायण को क्या कहा जाता है? आदि काव्य कहा जाता है। और इसीलिए जो है रामायण के रचयिता वाल्मीकि को क्या कहा जाता है? तो आदि कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदि कवि कहा जाता है। ये सारी बातें याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं त्रिपिटक की। तो त्रिपिटक में कितने पिटक होते हैं? फटाफट से आप कमेंट में छाप दो। मैंने बार बार बताया है आपको कि त्रिपिटक में 3 पिटक होते हैं, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। लेकिन यहां से प्रश्न बन सकता है, त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई? तो आप क्या कहोगे सर? पाली भाषा में। त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई? पाली भाषा में किया गया। ये सारी बातें याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपका 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है बुद्ध चरित्र किसने लिखा है? अगर मैं बात करूं बुद्ध चरित्र की, बाणभट्ट की रचना? बिल्कुल नहीं है। देखिए बाणभट्ट का एक फेमस रचना नोट करिएगा भाई। बाणभट्ट की अगर मैं बात करूं तो कादंबरी किसकी रचना है? आप कहोगे सर बाणभट्ट की रचना है। ठीक है, वहीं पर हरिसेन की अगर मैं बात करूं तो प्रयाग प्रशस्ति, मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था आपको, प्रयाग प्रशस्ति जो है, प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है? तो आप कहोगे सर प्रयाग प्रशस्ति जो है यह हरिसेन की रचना है। यहीं पर रवि कीर्ति की मैं अगर बात करूं तो आपसे पूछ लिया जा सकता है एहोल प्रशस्ति जो है किसकी रचना है, या एहोल अभिलेख जो है यह किसकी रचना है? तो आप कहोगे रवि कीर्ति की रचना है। अब यहां पर एक ऑप्शन बच जाता है अश्वघोष, यानी कि बुद्ध चरित्र जो है किसकी रचना है? तो अश्वघोष की रचना है। चलिए आगे बात करते हैं। आपका 10वां प्रश्न देखते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइएगा। क्वेश्चन आपसे कहता है सीयूकी किसकी रचना है? मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़वाया था। ठीक है, फटाफट से आप कमेंट करके बताइए कि सीयूकी जो है यह किसकी रचना है। तो आपका कमेंट जरूर होगा, क्योंकि अगर आप पढ़े हैं तो आप जरूर बताएंगे कि सर सीयूकी जो है यह वैनसांग की रचना है। और वैनसांग की अगर मैं बात करूं तो नोट करिएगा, यह हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। यह जब राजा हर्षवर्धन का शासनकाल था उस समय भारत आया था। और देखिए इन्होंने जो है भारत आने के बाद जो है 5 वर्ष, कितने वर्ष? 5 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहा। अब प्रश्न यहां से कुछ और बन जाते हैं। अगर आपसे मैं पूछूं, बताइए नालंदा विश्वविद्यालय का, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में 2 बातें आप याद रखेंगे। पहली बात है कि इसकी जो स्थापना है यह 5वीं शताब्दी में ही हुआ था। लेकिन अगर पूछा जाए कि नया रूप में जो है, नवनिर्मित जो है नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कब किया जाता है? तो आप कहोगे सर 25 नवंबर 2010 में। कब? 25 नवंबर 2010 में। चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर अगर मैं पूछूं आपसे, ठीक है, यहां पर देखिए सीयूकी, सीयूकी का अर्थ क्या होता है?
आपसे पूछ लिया जा सकता है सीयूकी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कहोगे सर सीयूकी का जो शाब्दिक अर्थ होता है या पश्चिमी देशों का रिकॉर्ड होता है। क्या होता है? पश्चिमी देशों का रिकॉर्ड। सारी बातों को नोट कर लीजिए आप। पश्चिमी देशों का रिकॉर्ड किसका अर्थ होता है? तो यह सीयूकी का अर्थ होता है। चलिए आगे बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। लीजिए भाई साहब क्वेश्चन आ गया, मैंने अभी आपको एक फैक्ट में बताया था और यहां पर क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन कहता है एहोल अभिलेख किसका है? हरिसेन का या फिर धन्य विष्णु का या फिर रुद्रदामन का या फिर रवि कीर्ति का? तो याद रखिएगा एहोल अभिलेख जो है भाई साहब यह हरिसेन का है। किसका है? हरिसेन इसका जनक है। हरिसेन के द्वारा जो है एहोल अभिलेख की रचना की गई थी। ये सारी बातें याद रखेंगे। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है रुद्रदामन से, याद रखिएगा। रुद्रदामन का संबंध जो है यह किस अभिलेख से है? तो आप कहोगे सर जूनागढ़ से। किससे? जूनागढ़ अभिलेख से जो है किसका संबंध है? तो आप कहोगे सर रुद्रदामन का। ठीक है, यह चीज याद रखिएगा। रुद्रदामन जो है जूनागढ़ अभिलेख के रचयिता माने जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सर 12 नंबर क्वेश्चन से सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है एरन अभिलेख या फिर एहोल अभिलेख या फिर जूनागढ़ अभिलेख या फिर प्रयाग प्रशस्ति। देखिए मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था आपको सती प्रथा के बारे में, और सती प्रथा जो है भाई साहब इसका प्रथम साक्ष्य जो है कहां से मिलता है? तो यह मिलता है एरन अभिलेख से। किससे मिलता है? एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख जिसके रचनाकार किसको माना जाता है? तो आप कहोगे सर इसके रचनाकार जो है भानुगुप्त को माना जाता है। एरन अभिलेख का रचनाकार किसको माना जाता है? भानुगुप्त को। चलिए यहां पर मैंने आपको एहोल अभिलेख के बारे में बता दिया, जूनागढ़ के बारे में बता दिया और प्रयाग प्रशस्ति सभी के बारे में बता दिया है। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं आगे 13 नंबर क्वेश्चन। यहां पर ध्यान दीजिएगा 13 नंबर क्वेश्चन कहता है किस स्रोत से पता चलता है कि समुद्रगुप्त बीना वादक था? यानी कि समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश का शासक था, चंद्रगुप्त का बेटा था। ठीक है, वह किस अंश मतलब किस ऐसे साक्ष्य से पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो है यह बीना वादक थे, यानी कि बीना बजाया करते थे? क्या वह अभिलेख है या फिर ताम्रपत्र है या फिर मूर्ति है या फिर सिक्के हैं? तो देखिए जब समुद्रगुप्त का शासन काल था तो उस टाइम जो सिक्के चलाए जाते थे, क्या चलाए जाते थे? सिक्के चलाए जाते थे। उस सिक्कों पर भाई साहब जो है समुद्रगुप्त का क्या होता था? बीना बजाते हुए फिगर होता था। जैसे कि अभी महात्मा गांधी का फिगर होता है हम लोगों के सिक्के पर, हम लोगों के नोट पर। उसी तरीके से इसके शासनकाल में जो सिक्का चलाया गया था उस पर समुद्रगुप्त का बीना बजाते हुए सिक्का पाया गया। ठीक है, ऐसा साक्ष्यों से मिली जानकारी से प्राप्त होता है। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आपका 14 नंबर जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के इस क्लास का, कहता है किस विदेशी विद्वान द्वारा दुलबा तथा तंग की रचना की गई? दुलबा तथा तंग याद रखिएगा यह रचना भाई साहब तारानाथ की है। किसकी रचना है? तारानाथ की रचना है दुलबा तथा तंग। चलिए एक फटाफट से आप कमेंट करके हमको बता दीजिए, कमेंट करना तो भूलिएगा ही मत। फाहियान की एक प्रसिद्ध रचना के बारे में आप कमेंट करके बताइए और इत्सिंग की एक प्रसिद्ध रचना के बारे में बताइए। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको दूसरी क्लास में जरूर बताया था ये सारे के सारे फैक्ट। आप कमेंट करके बताइए, मैं देखूं कि आपको याद है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। स्टार लगाइएगा, प्रश्न यह भी पूछा जाने वाला है। क्वेश्चन आपका कहता है कि पेरिपल्स ऑफ द एरिथियंसी, ठीक है, पेरिपल्स ऑफ द एरिथियंसी नामक साहित्यिक प्राचीन भाग के किस पक्ष पर प्रकाश डालता है? यानी कि ये जो क्या कहते हैं साहित्यिक भाग है, साहित्यिक रचना है, या साहित्य के प्राचीन भाग के किस पक्ष पर प्रकाश डालने का प्रयास करता है? तो वह राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डालता है। किस पर प्रकाश डालता है? राजनीतिक स्थिति पर। तो कुल मिलाकर ये 15 क्वेश्चंस और इसके साथ साथ कुछ प्रमुख बातें जो है मैंने आपको बताया है, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई साहब उम्मीद करता हूं आपने इसे पूरा देखा होगा, अच्छे से देखा होगा, अच्छे से नोट किया होगा और अच्छे से मैं आपको समझा पाया होऊंगा। अगर ये सारी बातें क्लियर हैं तो बस एक छोटा सा ही तो काम करना है आपको। यार हमें भी सपोर्ट करो। आपके एक क्लास के लिए घंटों घंटों की मेहनत होती है, तो इसका फायदा कौन देगा भाई? आप लोगों का सपोर्ट रहा तो इससे भी बेहतरीन और भी खतरनाक तरीके से आपको मैं क्लास प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, इसलिए सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए आने वाली क्लास के लिए। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगती है, हमारी क्लास आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।